चलिए, तो देखिएगा, आज हम बात करने वाले छत्तीसगढ़ के एक प्रमुख जिले के बारे में, जिसके संबंध में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके संबंध में कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ देखिएगा। और वो जिला है हमारा बलरामपुर जिला। ठीक है, तो हम इस बलरामपुर जिले के अंतर्गत जो है, यहाँ देखिएगा, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत बात करेंगे इसके। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे इसकी प्रशासनिक भूमि के बारे में या प्रशासनिक स्थिति के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे इसके भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। और हम बात करेंगे बलरामपुर जिले के आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, और अंततः जो है हम बात करेंगे पर्यटन, जिसमें पुरातात्विक स्थल, धार्मिक स्थल और साथ ही साथ जुड़ा होगा प्राकृतिक स्थल। ठीक है, देखिएगा, तो छत्तीसगढ़ का यह जिला जो है, याद रखिएगा, बलरामपुर जिला एक महत्वपूर्ण जिला है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इस महत्वपूर्ण जिले के बारे में जब भी बात होती है तो ये समझ में आता है कि ये जिला किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, इस राज्य के लिए कैसा ये इंपॉर्टेंट जिला है, इसका ऐतिहासिक परिक्रम क्या रहा है। तो याद रखिएगा, इसके संबंध में हम जब इसके इतिहास को देखते हैं या इतिहास के कर्मों को देखते हैं, तो याद रखिएगा, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहते हैं, ठीक है, तो समझिए कि इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमें दिखता है कि यह जो है पहले 1905 से पहले, याद रखिएगा, यह क्षेत्र रांची प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। ठीक है, यह क्षेत्र जो है बलरामपुर जो हिस्सा है आपका, वो रांची प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, याद रखिएगा। ठीक है, और 1905 के बाद जो है, याद रखिएगा, और 1905 के बाद ये सरगुजा के साथ मध्य प्रांत का हिस्सा बना। ठीक है, तो पहले जो है ये सरगुजा के क्षेत्र से अगर जुड़ा हुआ देखें तो बलरामपुर जो क्षेत्र था, याद रखिएगा, ये किसका हिस्सा था? पहले रांची या बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और बाद में 1905 के बाद जो है ये आपके सरगुजा प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं इसे गठन की, तो इसका गठन हुआ है 17 जनवरी 2012 को। ठीक है, तो 17 जनवरी 2012 को इसका गठन किया गया। तो याद रखिएगा, 3 से 4 बातें आपको बस ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बलरामपुर क्षेत्र जो है, यह क्षेत्र सरगुजा रियासत के साथ ही जुड़ा हुआ था, और उसके साथ याद रखिएगा यह रांची प्रेसिडेंसी का पहले हिस्सा हुआ करता था, और बाद में जब यह छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शामिल हुआ तो मध्य प्रांत का हिस्सा बना 1905 के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, और अंततः याद रखिएगा 2012 में रमन सरकार के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर रमन सिंह के समय, उनके कार्यकाल में जो है 17 जनवरी 2012 को जो है इसे जिला घोषित किया गया। ठीक है, सरगुजा का क्षेत्र काट करके इसे बनाया गया, यानी मात्र जिला क्या है इसका? सरगुजा है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के क्रम पर जो है, जब हम इसको देखेंगे बलरामपुर के बारे में, तो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें एक छोटा नजर आता है। कारण क्या है? हमेशा जो ये क्षेत्र रहा है, याद रखिएगा, प्राकृतिक या वन संपदा क्षेत्र के साथ शामिल हुआ है। यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो फॉरेस्ट, काफी बड़ा फॉरेस्ट एरिया है इसका। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर प्राकृतिक क्षेत्र काफी ज्यादा है। प्राकृतिक क्षेत्र कहने का मतलब है कि वन संपदा का क्षेत्र काफी ज्यादा है। वाटरफॉल आपको बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहाड़, पर्वत, पाट प्रदेश, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक इकाइयां मिलती है यहाँ पर। ठीक है, और यही कारण है कि यह एक महत्वपूर्ण जिला है
आपके छत्तीसगढ़ का। ठीक है, चलिए देखिएगा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति की बात करें, याद रखिएगा पहले प्रशासनिक देखते हैं। प्रशासनिक स्थिति, हाँ, इसके इतिहास में आपको बहुत कम चीजें मिलेंगी। ठीक है, कारण है कि ये जो है पहले से किसी और का हिस्सा रहा है, इसलिए अगर मान लीजिए वही चीज आप पर्टिकुलर कोई रियासत की बात कर रहे होते तो ये इसका स्थान काफी बड़ा पुराना होता है ना। तो जब कोई जिला पहले से ही किसी और रियासत का हिस्सा रहा होगा तो उसका इतिहास कम होता है, छोटा होता है। कारण क्या है, वहां पर कोई राजा गवर्न नहीं कर रहा, रूल नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे में जो है ये क्षेत्र बहुत छोटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है तो इसकी प्रशासनिक स्थिति की बात करें, याद रखिएगा, तो इसकी जनसंख्या, पॉपुलेशन यहां का लगभग 8 से 9 लाख जनसंख्या का क्षेत्र है आपका। ठीक है, कम जनसंख्या का क्षेत्र है, 8 से 9 लाख जनसंख्या यहां पर। साथ ही साथ याद रखिएगा साक्षरता 57 to 58% के आसपास साक्षरता यहाँ की। लिंगानुपात जो है 973 से 974 के आसपास से, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा यहां का जो शहरीकरण है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शहरीकरण याद रखिएगा 5% के आसपास, 5 से लेकर 8% के आसपास शहरीकरण है। और यही आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, याद रखिएगा इसी के अंतर्गत, वो है कि राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। ठीक है, बलरामपुर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र है, इसका मतलब यह है कि शहरीकरण बहुत कम है। 95% ग्रामीण क्षेत्र है, 5% क्या है, शहरीकरण है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ याद रखिएगा यहां का जो जिला कोड है वो है आपका CG30। ठीक है, जिला कोड जो है CG30 है। साथ ही साथ याद रखिएगा सीमावर्ती राज्य, तो सीमावर्ती राज्य की बात करेंगे तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मैप को देखना होगा। देखिएगा देखिएगा तो ये जो जिला है आपका, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आपका MCB हो गया। उसके बाद आपने पढ़ा है कोरिया के बारे में, उसके बाद आपने पढ़ा सूरजपुर के बारे में, ये आपका बलरामपुर हो गया, और यह जो क्षेत्र है आपका जसपुर हो गया, और यह है आपका सरगुजा के बारे में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का यह जो जिला है, याद रखिएगा, अगर आप देखेंगे यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो क्षेत्र है आपका, ये आपका यूपी का सेक्शन है, यूपी क्षेत्र है आपका। ठीक है, और इस तरफ है आपका झारखंड, और ये है आपका MP। ठीक है, तो आप इससे एक बात समझ पाएंगे कि जो सीमावर्ती राज्य है उसमें 3 राज्यों को टच करता है, ये MP, यूपी और झारखंड। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन से राज्य को टच करता है तो झारखंड। ठीक है, झारखंड को याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सीमावर्ती राज्य में MP, यूपी, झारखंड का नाम आता है। 3 राज्यों को टच करने वाला हमारा जिला है। हमारे पास 2 ही ऐसे जिले हैं, याद रखिएगा, जो 3-3 राज्यों को टच करते हैं या उनके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें सीमावर्ती जिले की तो याद रखिएगा सीमावर्ती जिले में जो है, देखिए सूरजपुर हो गया, सरगुजा हो गया और जसपुर। ठीक है, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर, तो याद रखिएगा 3 जिलों को ये टच करता है। ठीक है, 3 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो है यहां पर प्रशासन में जो है आपको 3 से 4 बातें याद रखनी है। पहला,
कि इसके अंतर्गत जो है तहसीलों की संख्या कितनी है, तहसील की संख्या। तो याद रखिएगा यहां पर तहसीलों की संख्या है 12, ठीक है। विकासखंड की संख्या यहां पर 6, ठीक है। उसी के साथ याद रखिएगा तहसील और विकासखंड के अलावा जो है यहां पर विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, विधानसभा क्षेत्र। तो याद रखिएगा 2 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें रामानुजगंज और दूसरा है सामरीपाट, ठीक है। 2 विधानसभा। हाँ, बलरामपुर जो जिला है ना, एक्चुअल में याद रखिएगा उसमें रामानुजगंज उसकी एक तहसील है, ठीक है। जैसे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे गोरेला पेंड्रा मरवाही, तो जब हम गोरेला पेंड्रा मरवाही बोलते हैं तो इसका मतलब है कि 3 नाम पड़ा है उसका, गोरेला भी कहते हैं, पेंड्रा भी कहते हैं और मरवाही भी कहते हैं। उसी प्रकार बलरामपुर को जो है बलरामपुर रामानुजगंज वाड्रफ नगर कहते हैं, उसका भी नाम है बलरामपुर रामानुजगंज वाड्रफ नगर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। लेकिन हम क्या करते हैं, बलरामपुर शॉर्टकट में बोल के चलते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका 3 नाम है, जैसे सभी का कनेक्शन वैसे ही कि बलरामपुर रामानुजगंज वाड्रफ नगर, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा प्रशासनिक स्थिति के अनुसार जो है यहाँ की जनसंख्या कैसी है, साक्षरता कैसा है, लिंगानुपात कैसा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शहरीकरण में जो है क्या स्थिति है इसकी, जिला कोड जो है CG30 है, तहसील की संख्या ग्रामीण क्षेत्र है, हाँ, बस्तर से भी ज्यादा, ठीक है। तो याद रखिएगा, और इसे जनजातियों का क्षेत्र भी कहते हैं। याद रखिएगा यहां पर लगभग ये बात मान के चलिए कि 70 to 80% अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या में 70 से 80% जो लोग हैं वो कौन होंगे, अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे, ST कैटेगरी के लोग रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात याद रखिएगा दोनों के दोनों क्षेत्र जो है ना ये ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा उनके लिए सेव है ये, ठीक है। इसलिए दोनों विधानसभा क्षेत्र जो है ST वाले रिजर्व होते हैं, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार पहले तो हम बात करेंगे, प्रशासन देख लिया आपने, ऐतिहासिक देख लिया आपने, ठीक है। आज बात करेंगे हम लोग भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखिएगा तो भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत याद रखिएगा जो बलरामपुर जिला का भौगोलिक स्थिति है, भौतिक संरचना जिसे कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप चले यहां पर तो ध्यान रखिएगा यहां की जो भूगर्भिक संरचना है, भूगर्भिक संरचना, तो भूगर्भिक संरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो है चट्टाने जो है कौन सी पाई जाती है, तो याद रखिएगा यहां पर पाया जाता है गोंडवाना, यहां पर पाया जाता है धारवाड़, और यहां पर पाया जाता है दक्कन ट्रैप। तो याद रखिएगा एक से अधिक चट्टानें यहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। अभी तक आपने गोंडवाना गोंडवाना काफी सुना, ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो है धारवाड़ और दक्कन ट्रैप जैसी चट्टानें भी पाई जाती है। तो नाम याद रखिएगा कि आपको इससे परिचय होना चाहिए कि धारवाड़ क्या है और दक्कन ट्रैप क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि धारवाड़ चट्टानें जहां भी पाई जाएगी वहां पर मेटल पाया जाता है, अधिकतर मेटल वाले खनिज या मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और दक्कन ट्रैप जहां पर होता है वहां बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। और गोंडवाना जहां पर होगा वहां पर कोयला, ठीक है। तो खनिज के तौर पर याद रखिएगा यहां पर मुख्य रूप से जो खनिज पाई जाती है उसमें कोयला और बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से खनिज कोयला और बॉक्साइट है। अब देखिए यहां पर मिट्टी की बात करेंगे, सॉइल जो है यहां पर मुख्य तौर पर जो है लाल पीली और लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी, तो याद रखिएगा आपका लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी यहां पर पाई जाती है, ठीक है। जिसके कारण याद रखिएगा यहां पर कृषि या फसल जो है ये मुख्य तौर पर धान की होती है, इसके अलावा मक्का की फसल बहुत होती है यहां पर, ठीक है। इसके अलावा जो है
सूरजमुखी का भी फसल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर धान, मक्का, सूरजमुखी जैसे जो है सनफ्लावर के जो सीड होते हैं, इनका भी अच्छा खासा फसल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो मुख्य तौर पर इनके क्षेत्र में आप फसल को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इनके क्षेत्रों में जो है, अगर हम बात करें भौतिक संरचना के आधार पर, तो ये किसका हिस्सा है। ठीक है, यानी भौगोलिक संरचना या भौतिक संरचना में याद रखिएगा ये इसका पहला हिस्सा जो है, यानी कि कुछ हिस्सा है। देखिए जब भी इस जिले को देखेंगे आप, तो आपको जिला ऐसा नजर आएगा। तो याद रखिएगा आप इसको ऐसा देखेंगे, जिला जो है बलरामपुर जिला है, तो बलरामपुर का कुछ हिस्सा, मतलब इस तरीके से ऐसा काटेंगे इसको, तो ये हिस्सा जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है। और इस तरफ देखेंगे याद रखिएगा तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का हिस्सा है ये। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, याद रखिएगा। इस तरीके से दो भौतिक संरचनाएं में ये आता है। ठीक है, पहला है पूर्वी बघेलखंड का पठार और दूसरा हिस्सा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, तो दो बनावट जो है यहां पर देखने को मिलता है, इसे बोलते हैं भौतिक बनावट। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखिएगा यहां पर मुख्य नदियां कौन सी हैं। तो मुख्य नदी जो है याद रखिएगा कन्हार नदी यहाँ की मुख्य नदी है। ठीक है, गलफुआ हो गई, सूर्या हो गई, मोरनी हो गई, सिंदूर हो गई, इस प्रकार की नदियां यहां पर पाई जाती है बलरामपुर क्षेत्र में, याद रखिएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से यहां पर कन्हार, गलफुआ, सूर्या और मोरनी जैसी नदियां सबसे मुख्य नदी, याद रखिएगा यही सबसे लंबी नदी यहाँ की और सबसे मुख्य नदी भी यहीं पर है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा कि भौगोलिक क्षेत्र पे जो है हम देखते हैं कि इन क्षेत्र में जो है भौगोलिक संरचना में और क्या क्या चीज पाई जाती है। तो मुख्य तौर पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है पाट प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, पाट प्रदेश, तो देखिए पाट प्रदेशों में पाट प्रदेश, ठीक है, यहां पर हमने देखा जसपुर सावनी पाट प्रदेश का हिस्सा बना हुआ है ये। तो याद रखिएगा पाट प्रदेशों में जो है कुछ पाट प्रदेश, पहले तो होता क्या है पाट प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए जिस प्रकार प्राकृतिक बनावट में पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां ये सभी पाई जाती हैं, उसी प्रकार जो है पाट प्रदेश भी होता है या पाट भी होता है जो दिखता पठार जैसा है। ठीक है, जो दिखता पठार जैसा है, लेकिन ऊपरी जो भाग होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो प्लेन होता है, समतल होता है, इसलिए इसको पाट कहते हैं। ठीक है, पठार और पाट में दो अंतर है, याद रखिएगा। पठार जो होता है इसकी हाइट थोड़ी कम होती है, 700 मीटर से कम होता है, और पाट जो होता है वो 700 मीटर से अधिक होता है और ऊपर का भाग समतल होता है, और पठार में ऊपर का भाग समतल नहीं होता है। यही दोनों अंतर होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और इसलिए देखिएगा इस तरफ को हम पूरी बघेलखंड का पठार कहते हैं और इस प्रकार उस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, जसपुर सामरी पाट प्रदेश कहते हैं। तो पठार भी है और पाट प्रदेश भी आता है, याद रखिएगा। हाँ, ऊपर का हिस्सा समतल है लेकिन हाइट ज्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा इस क्षेत्र में तो पाट प्रदेश कौन कौन से है यहां पर, तो याद रखिएगा सबसे पहला पाट प्रदेश है सामरी पाट, दूसरा है जमीर पाट, तीसरा है जारंग पाट, चौथा है लहसुन पाट, पांचवा है कुसमी पाट। ठीक है, ये पाट प्रदेश है, याद रखिएगा। इन सभी जगहों का अलग अलग पाट प्रदेश होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सामरी पाट, जमीर पाट, जारंग पाट, लहसुन पाट, कुसमी पाट। जारंग पाट एक ऐसा पाट है, याद रखिएगा, जो सरगुजा और बलरामपुर दोनों क्षेत्र में आता है। उसका विस्तार सरगुजा क्षेत्र में भी है और बलरामपुर क्षेत्र में भी है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा पाट प्रदेशों में क्या क्या चीज आती है, साथ ही साथ भौतिक संरचना में क्या क्या होता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं यहाँ के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्या क्या होता है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा यहाँ का आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन कैसा है। आर्थिक एवं
सामाजिक स्थिति। तो मुख्य तौर पर ध्यान रखिएगा, आर्थिक स्थिति की जब बात करते हैं, याद रखिएगा, तो इन क्षेत्रों का विकास बहुत कम हुआ है। बलरामपुर के क्षेत्रों का जो विकास हुआ है वो बहुत कम हुआ है, ठीक है। हालांकि सरकार इस पर लगातार काम कर रही है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति के अनुसार याद रखिएगा, कोयले का उत्पादन का क्षेत्र है ये, ठीक है। तो कोयला उत्पादन का क्षेत्र है, इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा कि शंकरगढ़, ठीक है, ये सभी कोयला उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। जैसे शंकरगढ़ हो गया, उसी प्रकार आपका राजपुर क्षेत्र हो गया, तातापानी क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये सभी कोयला उत्पादन वाले क्षेत्र ही याद रखिएगा, जहां से कोयला उत्पादन होता है। और इसकी आर्थिक स्थिति कैसे बनी हुई है? खनिजों के माध्यम से, ठीक है। तो कम से कम कुछ क्षेत्रों का नाम याद रखिएगा जहां पर आपके खनिज यानी कोयला उत्पादन क्षेत्र कहलाता है ये, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र। तो बॉक्साइट उत्पादन में जो है डांड केसरी, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका जमीर पाट, जारंग पाट, ये सभी क्या है? बॉक्साइट उत्पादन वाले क्षेत्र है, जहां से बॉक्साइट निकलता है, ठीक है। तो बॉक्साइट निकलता है, याद रखिएगा। जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान कहते हैं, मतलब इतना ज्यादा डिपॉजिट है यहाँ पर, भंडारण है यहाँ पर, कि उसे मैदान कहा जाता है, ठीक है। और जारंग पाट को बॉक्साइट का घर कहते हैं, ठीक है। जारंग पाट को बॉक्साइट का घर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये इसका घर कहलाता है और ये इसका मैदान कहलाता है, मतलब समझिए कितना बॉक्साइट यहाँ पर है, ठीक है। और इस बॉक्साइट को पिघलाते हैं, उससे एल्युमिनियम निकालते हैं और फिर जो है आपका बाल्को जैसे क्षेत्र जो है वो चलता है, ठीक है। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी जो है, याद रखिएगा, इसी बॉक्साइट से चलता है। हालांकि उसको बॉक्साइट मेन पार्ट पहुंचाता है, मेन पार्ट से जो बॉक्साइट निकलता है वो बाल्को कंपनी के पास जाता है, ठीक है। लेकिन ये सभी जगहों के सभी बॉक्साइट निकलकर जो है हमारे छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में ये पहुंचाते हैं, ताकि एल्युमिनियम का खपत पूरा हो सके, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला आर्थिक स्थिति में जो है खनिजों का उत्पादन इसका मुख्य एक क्षेत्र है, और दूसरा याद रखिएगा आर्थिक क्षेत्र में कृषि, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से जो है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है। तो ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण जो है सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था यहाँ पर जो शामिल हो रहा है, या फिर जो लोग हैं वो अधिकांश क्या काम करेंगे? कृषि का कार्य करते हैं, ठीक है। यानी अधिकांश जनसंख्या कृषि का कार्य करती है, ठीक है। अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति के अनुसार, याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी याद रखिएगा, ठीक है। आपको पता होगा तातापानी के बारे में आपने सुना होगा। तातापानी जो है, याद रखिएगा, यहां पर गर्म पानी का फवारा निकलता है, ठीक है। एक कुंड है, कुंड का जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, वहां पर गर्म पानी का फवारा निकलता है। तो हमारे यहाँ सरकार क्या कर रही है? एक अमेरिका की सरकार, अमेरिका की कंपनी है जियोथर्मेक्स कंपनी, ठीक है, नाम है जियोथर्मेक्स। जियोथर्मेक्स कंपनी के साथ जो है समझौता करती है, और इस समझौता के दौरान जो है हाइड्रोथर्मल प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रोथर्मल प्रोजेक्ट के लिए जो है काम कर रही है साथ में, कि बिजली उत्पादन किया जाएगा यहाँ के पानी से, ठीक है। जियोथर्मेक्स कंपनी अमेरिका की कंपनी है, याद रखिएगा। तो ये 3-4 बातें याद रखिएगा। अब सामाजिक स्थिति की बात करें, याद रखिएगा, तो सामाजिक स्थिति में यहाँ के जो लोग हैं, सामाजिक जीवन कैसा है? तो याद रखिएगा कृषि आधारित जनजीवन है यहाँ का, ठीक है। मैंने जैसे बताया यहाँ पर जनजाति अच्छी खासी निवास करती है यहाँ पर, ठीक है। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा जनजातियों के निवास में, अगर जनजातियों की बात करें तो उरांव जनजाति, पारधी, कोरकू, पंडोप जैसी जनजाति यहाँ पर मुख्य रूप से निवास करती है। खड़िया निवास करती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी जनजाति हैं जो मुख्य रूप से यहाँ पर निवास करते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर त्योहार की बात करें, यहाँ के त्योहारों में मुख्य त्योहार क्या है? तो याद रखिएगा गंगा दशहरा, उसी प्रकार आपका छेरता,
उसी प्रकार यहाँ पर महाशिवरात्रि बहुत तरीके से मनाई जाती है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है याद रखिएगा अन्य त्योहारों में और भी अन्य त्योहार आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से गंगा दशहरा, छेरता, महाशिवरात्रि जैसे अन्य त्योहारों को जो है यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन क्षेत्रों में जो है आर्थिक और सामाजिक जीवन जो है कैसा रहेगा यहाँ पर, तो सामान्य तौर पर है, यहाँ का आर्थिक और जीवन जो है सामान्य जीवन है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा बात करते हैं मैप के बारे में, थोड़ा सा देखिएगा मैप में, ठीक है। गंगा दशहरा जून के समय में जो है ना आपका सावन से पहले, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि जब आप जेठ का जो समय होता है, जेठ से थोड़ा पहले होता है, तो जून के समय जो है ना, एक्चुअल में क्या होता है याद रखिएगा, गंगा दशहरा जो है ग्रामीण क्षेत्र में एक मान्यता है कि गंगा नदी है या गंगा देवी है, वो जमीन पर अवतरित हुई थी इसी दिन, इसलिए उस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो वो जो है छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है, याद रखिएगा। इस दिन जो है सरोवर जो होते हैं, तालाब जो होते हैं, उनकी पूजा होती है, ठीक है। जो भी ऐसा जो मुख्य कार्य किए गए हों, जैसे पूरे साल भर में आपने गर्मी में जो भी पूजा पाठ किया हुआ है, उसका विसर्जन जो है इस दिन किया जाता है, गंगा दशहरा के दिन किया जाता है। मतलब उससे माना यह जाता है कि ये जो है एक्चुअल में अब ये फल गया है, फलना समझते हैं ना, जैसे कोई पूजा हुआ तो पूजा का जो फल होता है तो हम उसके लिए विसर्जन का दिन रखते हैं, ठीक है। और जो बुआ होती है, ठीक है, जो विसर्जन करती हैं, विशेष प्रकार से याद रखिएगा इस दिन जो है बुआ के हाथ से विसर्जन करवाते हैं सब, ठीक है। तो उनको साड़ी, उनको गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है। तो बुआ भी बहुत खुश हो जाती हैं। इस प्रकार से जो है अगर किसी घर में शादी होती है तो उस वर्ष जो है ना, जिस वर्ष से शादी हुई है, उसका जो मुकुट होता है या जो भी उसके घर से जो भी सामान निकलता है, उसी दिन उसका विसर्जन करते हैं, ठीक है। तो ये गंगा दशहरा जो है बहुत फेमस होता है और तालाबों के पास बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं, ठीक है। तो ये पूरा नॉर्थ जो छत्तीसगढ़ है वहां पर विशेष प्रकार से मनाया जाता है, खासकर सरगुजा, कोरिया, इन क्षेत्रों में बहुत स्पेशल। इधर आपको मध्य क्षेत्र में नहीं मिलेगा, ठीक है। मध्य क्षेत्र में सिर्फ सुना हुआ तो नाम मिलेगा कि गंगा दशहरा जैसे कोई त्योहार होता है, लेकिन बहुत बड़े तौर पर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, और वही नॉर्थ छत्तीसगढ़ में आपको बड़े तौर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा मैप की बात करते हैं इसके, ठीक है। ठीक है, देखिएगा बलरामपुर की जो स्थिति है कुछ इस प्रकार से दिखती है, हालांकि अगर एग्जैक्टली ढूंढेंगे तो थोड़ा सा अलग दिख सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको बलरामपुर दिखेगा। बलरामपुर का जो मुख्यालय है वो बलरामपुर ही है, ठीक है। अब इसका अगर सीमावर्ती राज्य देखें तो इस तरफ आपका एमपी होता है, यहां पर आपका यूपी होता है, और इस तरफ आपका झारखंड होता है। अब देखिए इसका रूट आपको याद रखना है, थोड़ा सा रूट इसके बारे में, ठीक है। तो देखिएगा इसका रूट जो है यहां से आपके अंबिकापुर क्षेत्र से, ठीक है। तो अगर आप जिलों की बात करेंगे तो ये वाला जिला जो है आपका सूरजपुर है, ये जो जिला है आपका सरगुजा है, और ये जो जिला है आपका जसपुर है, ठीक है। अब देखिए रूट की बात करते हैं, देखिएगा तो यहां से इस रूट को कहते हैं NH 343 343। हाँ हाँ वही तो है, ऊपर बलरामपुर सबसे ऊपर है ना, छत्तीसगढ़ के लिए बलरामपुर सबसे ऊपर है, ठीक है। तो याद रखिएगा सरगुजा से सबसे ऊपर गया बलरामपुर, बलरामपुर से यूपी की तरफ चला जाता है ये, ठीक है। इस रूट का नाम है 343, ठीक है, याद रखिएगा। अब बलरामपुर के साथ आपको एक बात और ध्यान रखना है कि बलरामपुर का जो क्षेत्र है वहां पर वैसे ही बहुत कम यातायात का साधन है,
अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी जगह ऐसा मिलेगा कि जहां पर बसेस नहीं चलती है, ठीक है। हालांकि अभी के टाइम पे तो आप कह सकते हैं कि बस का सुविधा थोड़ा ठीक हो गया है। अगर यही 10 साल 20 साल पहले चले जाते तो आपको बता रहा हूं कि इतना लूटमार होता था। एक समय था कि यहाँ पर काफी चीज लूट ली जाती थी, ठीक है। यूपी के लिए जब सड़क में बनारस रोड में जब जाते थे ना, देखिए जनरली क्या होता था कि प्रतापपुर नगर, देखिए इस तरफ जाएंगे ना सूरजपुर का, मैंने आपको सूरज में पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर प्रतापपुर है। तो प्रतापपुर से इस रोड में जाएंगे तो याद रखिएगा ये इसको बोलते हैं SH3। तो SH3 वाला रोड है इधर, और इधर जाएंगे तो ये NH, इसको पहले इसका जो पहले नाम था ना 243 था, बाद में बदल करके 343 कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें काफी लूटमार हुआ करता था पहले, यानी रात को जो बस जा रही है उसके लाइट वाइट बंद करके जाया जाता था ताकि लोगों को पता न चले कि यहाँ से बस गुजर गई। वो अलग बात है, लेकिन बचना, खासकर उस जंगल पे जहां पर ये ज्यादा लूटमार चलती थी, उसके लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी का प्रयोग किया जाता था, मतलब प्रयास किया जाता था कि लोग जो है बचे रहे, वरना अगर आपने कोई गोल्ड पहना हुआ है वो सब छीन लिया जाएगा। और आए दिन न्यूज में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था कि यूपी बॉर्डर के पास जो है इस बस को लूट लिया गया, 15 नकाबपोश लोग आए और लूट के चले गए, ठीक है। जनरली किसी को मारते नहीं थे, लेकिन क्या होता था, लूट मार काफी होती थी यहाँ पर, ठीक है। चले, तो बलरामपुर के लिए याद रखिएगा, बलरामपुर जो है मुख्यालय है, ठीक है, आपको याद रखना है बलरामपुर का मुख्यालय बलरामपुर है, ठीक है। इसके बाद इसके आगे देखेंगे आप तो देखिएगा, जैसे ही आगे जाएंगे बलरामपुर से आगे तो याद रखिएगा अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं सरगुजा क्षेत्र से, तो याद रखिएगा ये है आपका राजपुर क्षेत्र। सबसे पहले जो है सरगुजा से आप इंटर करेंगे तो राजपुर पहुंचेंगे, और राजपुर के बाद शंकरगढ़, ठीक है, शंकरगढ़, और फिर बलरामपुर। बलरामपुर के बाद जो है आपका यह जो क्षेत्र है याद रखिएगा, इसे कहते हैं हम लोग रामानुजगंज, ठीक है। और आगे जाएंगे तो ये क्षेत्र है आपका रामचंद्रपुर, ठीक है। और इस तरफ जाएंगे याद रखिएगा तो ये है आपका वाड्रफ नगर, वाड्रफ नगर, ठीक है। और इसी के पास आएंगे तो चलगली और चांदा, चलगली चांदा, ठीक है। इस तरफ आएंगे याद रखिएगा तो ये जो क्षेत्र है आपका कुसमी, यह क्षेत्र सामरी, इसके बाद आपका यहां पर जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं कोचली, ठीक है, कोचली क्षेत्र, इसे डोरा कोचली बोलते हैं या डोडा कोचली, ठीक है। याद रखिएगा डोरा कोचली या कोचली नाम बस याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बाद जो है अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी तहसीलों में आपको याद रखना है कौन कौन सी तहसीलें हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इन 6 को तो पहले याद रखिएगा, जिनका नाम 1 से लेकर 6 तक है वो विकास खंड भी है, ठीक है, ये तहसील भी है और विकास खंड है। लेकिन इसके बाद बाकी 6 जो है वो तहसील है केवल, ठीक है। तो देखिए वाड्रफ नगर के बाद ये हो गया 7वें नंबर पर, चलगली 8 9 10 11, ठीक है। एक नाम छूट रहा है, एक नाम हम देखते हैं, देखिएगा वाड्रफ नगर, रामानुजगंज, रामचंद्रपुर, डोरा कोचली, सामरी, कुसमुई, शंकरगढ़, चलगली, वाड्रफ नगर, चांदा, एक नाम और देखिएगा रघुनाथ नगर, ठीक है। एक नाम और याद रखिएगा जो है आपका रघुनाथ नगर, रघुनाथ नगर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका 12वां जो है तहसील है, ध्यान रखिएगा। तो टोटल 12 तहसील है, याद रखिएगा, ठीक है। विधानसभा क्षेत्र मैंने बताया था कि रामानुजगंज, बलरामपुर वाला जो है रामानुजगंज,
और एक आपका सामरी वाला क्षेत्र। ठीक है, ये 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। अब देखिएगा इनके अंतर्गत जो है आपको याद रखना है, पहले तो पाठ प्रदेशों को याद रखिएगा। कहां पर है पाठ प्रदेश? तो याद रखिएगा यहीं पर है सारे पाठ प्रदेश। ठीक है, देखिए कुसमी के क्षेत्र में कुसमी पाठ प्रदेश, सामरी के क्षेत्र में जो है आपका ये हमारा जो क्षेत्र है सामरी पाठ प्रदेश का हिस्सा है, और यहां पर जो है आपका ये है आपका जमीर पाठ का हिस्सा। ठीक है, इस तरफ आएंगे सरगुजा की तरफ तो ये है आपका जारंग पाठ वाला हिस्सा, जिसका विस्तार जो है आपके सरगुजा में भी है। ठीक है, और सामरी पाठ के ही याद रखिएगा पश्चिम का जो क्षेत्र है यहां पर एक और पाठ प्रदेश है, इसी को बोलते हैं लहसुन पाठ, सामरी पाठ का ही हिस्सा है। ठीक है, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सामरी पाठ की सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है आपका गौरलाटा। गौरलाटा का नाम मत भूलिएगा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है, हाईएस्ट पीक है गौरलाटा सामरी पाठ में। ठीक है, याद रखिएगा गौरलाटा सबसे ऊंचा चोटी। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ की नदी मुख्य रूप से कौन कौन सी है। तो अगर नदी की बात करें तो नदी में जसपुर के 15 पार्ट से, ठीक है, जसपुर में भी 15 पार्ट है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश बोलते हैं, इसलिए इसको जोड़ के बोलते हैं। देखिए जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, ठीक है, इसलिए क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा पाठ प्रदेश भरा हुआ है। ठीक है, तो जसपुर के 15 पार्ट से एक नदी आती है, याद रखिएगा, और यहां से बहते हुए इस तरीके से बाहर निकल जाती है, इसे बोलते हैं कन्हार नदी। कन्हार नदी जिसकी लंबाई 115 किलोमीटर की है। ठीक है, तो अब मैप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस मैप के अलावा जो है हम देखने वाले कौन कौन से पर्यटन स्थल कहां कहां पर है। ठीक है, देखिएगा तो पर्यटनों की लिस्ट हम देख लेते हैं पहले। तो याद रखिएगा पहला पर्यटन जो है वो है आपका तातापानी। दूसरा पर्यटन है याद रखिएगा डीपाडी। उसके बाद आता है आपका सेमरसोल। इसके अलावा जो है गम्हारडी, गम्हारडी। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका पुरातात्विक स्थलों में कुछ नाम हम देखेंगे, कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं जहां पर मंदिर के अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हैं, और उसके बाद अंतिम में हम बात करेंगे जलप्रपात का, वाटरफॉल के। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन से वाटरफॉल है, कौन कौन से चीजें हैं, उस पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहले बात करें तातापानी की, तो याद रखिएगा तातापानी जो है बलरामपुर रामानुजगंज के क्षेत्र में आता है तातापानी। ठीक है, ये तातापानी क्या है? तो देखिए तातापानी जो है एक पर्यटन क्षेत्र है। पहले क्या होता था याद रखिएगा, तातापानी जो है ना मुख्य तौर पर जो है सल्फर और गंधक का जो है यहाँ पर जो केमिकल है, केमिकल नहीं होना चाहिए, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो रसायन है, ठीक है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर के पानी में जो है सल्फर और गंधक के मिश्रण प्राप्त होते हैं। ठीक है, सल्फर और गंधक के मिश्रण प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ जो है ऐसा कहा जाता है कि जमीन का जो हिस्सा है, ठीक है, जमीन का जो हिस्सा है वो इतना गर्म है कि पानी को गर्म कर देता है, यानी वहां से निकलने वाले जितने पानी होते हैं वो गर्म निकलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जो है गर्म पानी का फव्वारा क्षेत्र कहते हैं, गर्म पानी का फव्वारा या उष्म गंधक, उष्म गंधक क्षेत्र। ठीक है, तो ताता पानी, जैसे कि तात मतलब ही गर्म होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ताता पानी, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, गर्म पानी इतना इस क्षेत्र का कि पहले के लोग क्या करते थे, अपने साथ चावल लेके आते थे और सूती के कपड़े बांधकर वहां लटका देते थे पानी के अंदर। ठीक है, और वापस नहा के आते थे, फिर पक जाता था वो, आलू पका लेते थे इसी से। ठीक है, तो ऐसा घटना पहले हुआ करता था इस क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जो है सरकार ने पर्यटन के रूप में इसको विकसित करने का प्रयास किया। अब ये पर्यटन के रूप में जो है बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा कि गर्म पानी का फव्वारा भी है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर एक शिव मंदिर है जहां पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है।
साथ ही साथ याद रखिएगा यहां पर जो है ताता पानी महोत्सव मनाया जाता है। 3 दिन का महोत्सव होता है ताता पानी महोत्सव का। ठीक है, तो ये ताता पानी के लिए याद रखिएगा कि ताता पानी जो है यहाँ पर जब ताता पानी जो क्षेत्र है वो गर्म पानी का फव्वारा क्षेत्र है, और यहीं पर जो है जियोथर्मेक्स कंपनी के साथ मिलकर सरकार क्या कर रही है, अब यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है बिजली बनाने का प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। ठीक है, उष्मगंधक क्षेत्र कहलाता है, और उसके साथ जो है शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का मेला लगता है यहाँ पर, और ताता पानी महोत्सव भी 3 दिन के लिए मनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3-4 बातें ताता पानी के क्षेत्र के लिए याद रखिएगा। अब उसी के बाद देखिएगा दूसरा है आपका डीपाडी। तो अब एक बात देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको सूरजपुर क्षेत्र में पढ़ाया था, सरगुजा क्षेत्र में पढ़ाया था कि रिहन नदी के तट पर जो है आपका महेशपुर जो है पुरातात्विक क्षेत्र है, उसी प्रकार याद रखिएगा डीपाडी, आपके डीपाडी जो है इस प्रकार यहाँ पर जो है आपका डीपाडी है, बलरामपुर के पास ही है, याद रखिएगा इस क्षेत्र में। बस जगह के साथ थोड़ा हम एडजस्ट कर रहे हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, कई चीजें ऐसे हो सकती है कि जैसे अगर आप इसको देखेंगे शंकरगढ़ हमने यहाँ लिखा है, तो ये आपको थोड़ा सड़क के पास मिलेगा। ठीक है, तो हम इस मैप के साथ सिर्फ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और आपको मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैप के आधार पर हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ सभी चीजें अपने एग्जैक्ट जगह पर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे हम ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो जगह होता है और जितने भी नाम होते हैं उसके आधार पर उसकी जो आकलन है, उसकी जो साइज है, उस साइज को हम यहाँ पर मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए जो है जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो एक एडजस्टमेंट के आधार पर पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका डीपाडी क्षेत्र है। ठीक है, डीपाडी क्षेत्र याद रखिएगा। अब डीपाडी क्षेत्र जो है ना, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बलरामपुर की शान है, या बलरामपुर में पुरातत्व क्षेत्र में सबसे ज्यादा फेमस नाम है। ठीक है, डीपाडी किस नदी के तट पर है, कन्हार नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यहीं पर जो है डीपाडी क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा यहां पर एक नदी का संगम है। नदी संगम मतलब 3 नदियां आपस में मिलती हैं, एक आपका कन्हार नदी, कन्हार नदी, दूसरा आपका सूर्या नदी, और तीसरा आपका गलफुआ नदी। ठीक है, तीनों नदियां यहीं पर आस पास मिलती हैं, याद रखिएगा। थोड़ी दूरी पर आपका क्षेत्र है डीपाडी। ठीक है, अब डीपाडी है क्या चीज, तो याद रखिएगा लगभग 300 से लेकर 500 के मध्य शिवलिंग प्राप्त हुआ यहाँ पर। 1989 में जब यहाँ पर खुदाई किया गया, याद रखिएगा, तो उससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर 300 से लेकर 500 के आसपास शिवलिंग, पूरा का पूरा मैदान भरा हुआ है शिवलिंग से, याद रखिएगा। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो आपका शिवलिंग यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक संग्रहालय बना दिया गया है सरकार के द्वारा, और उस संग्रहालय में सभी चीजों को सुरक्षित रखा गया है। हालांकि उसके ऊपर कोई शेड नहीं है, ये पेड़ों के नीचे जो है रखा हुआ क्षेत्र है। धीरे धीरे वो भी भग्नावशेष में हो रहा है, टूट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा 300 से 500 शिवलिंग जो है यहाँ पर प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसके आसपास के क्षेत्रों में, ठीक है, डीपाडी के आसपास के क्षेत्रों में आप जाएंगे तो लगभग 5 प्राचीन मंदिर समूह हैं। ठीक है, याद रखिएगा डीपाडी के पास के क्षेत्रों में जो है प्राचीन मंदिर समूह जो है वो आपके 5 क्षेत्र आते हैं। ठीक है, और सभी का नाम क्या है, टीला या समूह के नाम से है। 5 प्राचीन मंदिर समूह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब उसमें देखिएगा प्राचीन मंदिर समूह से पहले डीपाडी को थोड़ा सा क्लियर समझिएगा। पहला नदी के किनारे है, कन्हार नदी के तट पर है। दूसरा यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। ठीक है, नाम याद रखिए, कन्हार, गलफुआ और सूर्या का। ठीक है, तीसरा यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, तो शिवलिंग 300 से लेकर 500 शिवलिंग काफी बड़ी मात्रा में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो संग्रहालय पूरा का पूरा बनाया गया है, याद रखिएगा। डीपाडी संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये पूरा जो संग्रहालय है ये सुबह 8 बजे खुलता है और 6 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, आप उसके बाद नहीं जा सकते यहाँ पर। ठीक है, अब इसके साथ याद रखिएगा कि यहाँ पर जितने भी पुरातत्व क्षेत्र है उसके अंतर्गत 5 मंदिर समूह बनाए गए हैं। 5 मंदिर समूह क्षेत्र के तौर पर जानते हैं। ठीक है, देखिएगा कौन कौन सा। तो पहला मंदिर समूह है, याद रखिएगा, सामंत सरना। सामंत सरना समूह। दूसरा है आपका बोरजा टीला। तीसरा है रानी पोखरा। ठीक है, पहला है सामंत सरना, दूसरा है बोरजा टीला, तीसरा है रानी पोखरा। ठीक है, और चौथा याद रखिएगा जिसमें शामिल होता है आपका
उरांव टोला, उरांव टोला, और पांचवा है याद रखिएगा ब्रह्म मंदिर। ठीक है, हाँ ब्रह्म मंदिर। हाँ ये एक्चुअल में इस यहाँ उरांव टोला जगह का नाम दिया गया है, और उरांव टोला के अंतर्गत और मंदिरें आती हैं, उनके अंदर मंदिर है। ठीक है, तो उस जगह का नाम उरांव टोला है, याद रखिएगा, और वहां पर मंदिर काफी सारे हैं। ठीक है, ये सभी समूह है, याद रखिएगा। जैसे सामंत सरना जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको 5 से 8 मंदिरों का समूह दिखेगा। बोरजा टीला जाएंगे तो सूर्य जी का मंदिर मिलेगा आपको, सूर्य भगवान का मंदिर मिलेगा। ठीक है, रानी पोखरा के पास जाएंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे 4 मंदिरों के अवशेष बचे हैं, केवल पिलर बचा है, बाकी कुछ नहीं बचा है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है तालाब जो था आसपास, तालाब रानी पोखरा का मतलब होता है कि रानी जी के लिए तालाब यहाँ पर रखा, तो उसका नाम पड़ा है रानी पोखरा। ठीक है, उरांव टोला के पास जाएंगे तो यहाँ पर आपको विष्णु जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर मिलेगा। ठीक है, और वही ब्रह्म मंदिर जाएंगे तो ब्रह्म मंदिर मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा कहा जाता है ब्रह्म मंदिर जो क्षेत्र है, क्योंकि देखिए पूरे भारत में ना ब्रह्म मंदिर नहीं मिलेगा, यानी ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलता है। ठीक है, केवल आपके पुष्कर में मिलता है, यानी राजस्थान में मिलता है। तो कहीं पर जो है अगर ब्रह्मा जी की मंदिर की जानकारी मिल रही तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके बलरामपुर क्षेत्र में ब्रह्म के मंदिर के अवशेष मिले हैं, याद रखिएगा। तो एक एक करके थोड़ा समझते देखिएगा। सामंत सरना क्या है, तो सामंत सरना यहाँ के एक राजा हुआ करते थे। ठीक है, और इनका जो युद्ध है ना टांगीनाथ के साथ हुआ था। टांगीनाथ जो है एक व्यक्ति थे या फिर एक दूसरे राजा थे, याद रखिएगा, इनके साथ युद्ध होता है, और युद्ध के संबंध में जो है ऐसा कहा जाता है कि सामंत सरना एक अच्छे राजा हुआ करते थे। ठीक है, अब ऐसे में जो है टांगीनाथ ने सामंत सरना को मार दिया, हरा दिया युद्ध में, और सभी उनकी जो रानियां थी, याद रखिएगा, जो भी रानी थी उन्होंने तालाब में जाकर, कुआं में, बावड़ी में जाकर जो है अपनी जान दे दी थी। और उसके बाद जो है उसके आसपास के क्षेत्रों में इनके द्वारा बनाया गया जो मंदिर है उसका नाम दिया गया सामंत सरना मंदिर ध्रुव। ठीक है, तो सामंत सरना मंदिर समूह जो है ये सामंत सरना राजा के नाम पर पड़ा हुआ, और इसके अंदर बहुत सारे मंदिर आती हैं। जैसे इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको गणेश जी का मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, चामुंडा मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, ठीक है, ऐसे कई मंदिरें मिलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर, ठीक है, उस प्रकार के मंदिरें जो है सामंत सरना मंदिर समूह में मिलेगा आपको। तो ये सभी मंदिरें जो है यहां पर देखी जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और ये इन सब में जो है सबसे मुख्य होता है, याद रखिएगा, शिव मंदिर। इन सब में जितनी भी मंदिरें हैं, चाहे विष्णु जी का मंदिर हो, गणेश जी का, कार्तिकेय का, चामुंडा देवी का मंदिर हो, सबसे मुख्य मंदिर याद रखिएगा शिव मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और उसके बाद उसकी सभी, जैसे जनरली आपने देखा होगा मंदिरों के आसपास जो है पंचायतन शैली में बनाया हुआ मंदिर। ठीक है, यानी कि जब शिव जी को बैठाया जाता है उनके आसपास जो है और भी देवी देवताओं को रखा जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं पंचायतन शैली। तो यहाँ पर जो है ना आपको बहुत सारे शिव जी के साथ जो है अन्य प्रकार के पूरे जो देवी देवता हैं उनको विराजित आप देख सकते हैं इनमें। ठीक है, तो याद रखिएगा सामंत सरना इन मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा देखिएगा, इसके बाद है आपका दूसरा है बोरजा टीला। ठीक है, बोरजा टीला जो है फेमस, याद रखिएगा। ठीक है, बोरजा टीला जो है वो किसके लिए फेमस है, सूर्य मंदिर के लिए, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा सूर्य मंदिर के कारण जो है बोरजा टीला बहुत फेमस है यहाँ का। ठीक है, बोरजा टीला याद रखिएगा। तो यहां पर यह कहा जाता है, देखिएगा, कि जो तत्कालिक जो क्षेत्र है यहाँ पर, जो अभी पुराने जो क्षेत्र हुआ करते थे वहां मठ रहते थे, यानी मठों के तौर पर ये चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब बोरजा टीला के पास जो है जो उस समय का जो टाइम था उस समय के मठ जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं, इसलिए इसको पुरातात्विक क्षेत्रों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, बोरजा टीला, सूर्य मंदिर की स्थापना यहाँ पर हुई थी, और सूर्य मंदिर जो है यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तीसरा है आपका, जिसे कहा जाता है रानी पोखरा। ठीक है, तो रानी पोखरा मंदिर का नाम है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मंदिर का नाम ही क्या है, रानी पोखरा है। ठीक है, रानी पोखरा। ठीक है, अब रानी पोखरा के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं। ठीक है, कई छोटे छोटे मंदिर हैं, लेकिन 4 मंदिर जो है फेमस है यहाँ पर। ठीक है, 4 छोटे छोटे मंदिरों के अवशेष। ठीक है, 4 छोटे छोटे मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो रानी पोखरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो पोखरा मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, हाँ, तालाब। ठीक है, सरोवर। तो याद रखिएगा यहां पर सरोवर था, इसलिए इसका नाम जो है पोखरा कहा गया, याद रखिएगा। ठीक है, चौथा मंदिर जो है याद रखिएगा, चौथा जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है उरांव टीला या टोला। ठीक है, उरांव टोला या टीला। तो याद रखिएगा उरांव टोला या टीला मंदिर जो है
ये 8वीं शताब्दी में स्थापित शिव मंदिर है, याद रखिएगा 8वीं शताब्दी का शिव मंदिर, 8वीं शताब्दी का शिव मंदिर जो है यहां पर स्थापित है। ठीक है, और जो अगर आप यहां जाएंगे याद रखिएगा तो पत्थर से बना हुआ ये शिव मंदिर है, प्रस्तर का शिव मंदिर है, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर जो है ना डीपाडी के पास जो है एक पहाड़ है और वहीं से पहाड़ से पत्थर लाया गया था, याद रखिएगा। इसे बोलते हैं चैला पहाड़। चैला पहाड़ क्षेत्र से ही पत्थर लाकर इसे बनाया गया था। चैला पहाड़ डीपाडी के पास ही स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका चौथा क्षेत्र, याद रखिएगा। क्योंकि जब भी आप इसको देखेंगे ना, इस पहाड़ के एक शिलाखंड को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है ओम विक्रम शिलाय। ठीक है, इस प्रकार से जो है लिखा गया है। और ये आपको पता होगा कि जब भी निर्माण की बात की जाती है तो हमारे यहाँ विश्वकर्मा भगवान की बात की जाती है ना, निर्माण के लिए उनको जाना जाता है। तो उसी तरीके से जो है विक्रम शिलाय जो है विश्वकर्माएं लिखा गया मिला है इसमें। ठीक है, तो इस पहाड़ के एक पत्थर पे जो है ओम विक्रम शिलाय विश्वकर्माएं जो है लिखा हुआ मिलेगा आपको इस जगह पर, अभी भी वो दिखता है। ठीक है, तो याद रखिएगा उरांव टोला या टीला। ठीक है, और ब्रह्म मंदिर के लिए आपको याद रखना है कि यहां पर ब्रह्मा जी की मूर्ति प्राप्त हुई है। आपको पता होगा ब्रह्मा जी को आप जब भी देखते हैं, ठीक है, तो ब्रह्मा जी के बारे में आपने सुना होगा कि भारत में उनका कहीं भी मंदिर नहीं बनता। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ जो है वो ब्रह्मा जी जो है थोड़े से स्थापित हो गए। ठीक है, उनकी मूर्ति की पूजा कभी नहीं की जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? राजस्थान में एकमात्र पुष्कर क्षेत्र में ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है वो केवल वहीं मिलेगी, बाकी कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है उसके अवशेष मिले हैं, याद रखिएगा। यानी छत्तीसगढ़ के डीपाडी क्षेत्र के पास जो है आपका ब्रह्मा मंदिर जो है, और ये मंदिर जब जनरली हमने ब्रह्मा जी को कैसे देखा है? दाढ़ी मूछ में देखा है ना, लेकिन याद रखिएगा मूछ विहीन और दाढ़ी विहीन जो है यह मूर्ति प्राप्त हुई है ब्रह्मा जी की, याद रखिएगा। तो ये 5 समूह को आपको याद रखना है जो कि डीपाडी के पास स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी पूरा का पूरा 5 मंदिर समूह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा गम्हारडी की बात करते हैं। तो देखिए गम्हारडी जो क्षेत्र है ना, डीपाडी कन्हार नदी को जैसे आप क्रॉस करेंगे ना, कन्हार नदी के बाद डीपाडी से क्रॉस करने के बाद जो है आपका ये जो क्षेत्र 1 किलोमीटर जाने के बाद यह क्षेत्र मिलता है गम्हारडी का नाम। ठीक है, डीपाडी से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, याद रखिएगा गम्हारडी। ठीक है, अब गम्हारडी की बात करेंगे तो सिर्फ 2 बातें याद रखिएगा इसके लिए कि यहां पर जो है भित्ति के सहारे सप्त मात्रपट स्थापित किया गया है। ठीक है, मतलब मिट्टियों के सहारे जो है ये पूरा का जो पट होता है, दरवाजे जो होते हैं वो स्थापित किए गए हैं, याद रखिएगा सप्त मात्र। और ये 11वीं से 12वीं शताब्दी का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 11वीं से 12वीं शताब्दी का। जैसे हम कई बार ऐसी चीजों को देखते हैं ना कि कुछ ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मिट्टी के सहारे जो है सात जो मात्रपट है, मात्रपट का मतलब होता है कि पूरा शिला, ठीक है, जो लकड़ियों से बना हुआ और पत्थरों से बना हुआ शिला जो होते हैं उनको स्थापित किया गया है। तो 11वीं-12वीं शताब्दी में मिट्टियों से और भित्ति कला के आधार पर जो है इसको स्थापित किया गया है। तो गम्हारडी के लिए फेमस, याद रखिएगा पुरातत्व क्षेत्र में आपका 11वीं से 12वीं शताब्दी के जो है ना भित्ति के सहारे, यानी भित्ति के सहारे का मतलब होता है मिट्टियों के सहारे जो है, मिट्टी के जो टीला होती है या मिट्टी का जो क्षेत्र होता है उसके सहारे मात्रपट का टीला या मात्रपट जो है, मात्रपट कहने का मतलब है जो इस प्रकार से दीवारें जो कि मिट्टी के सहारे टिका हुआ है। ठीक है, और ये 11वीं से 12वीं शताब्दी का स्थापित किया गया है जो कि आपके डीपाडी से लगभग 1 से 2 किलोमीटर के पास स्थित है। ठीक है, और अंतिम में देखिएगा नागेश्वर शिव मंदिर, याद रखिएगा बलरामपुर में स्थित है नागेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, तो यहाँ का शिव मंदिर जो है बहुत फेमस है, याद रखिएगा नागेश्वर शिव मंदिर, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भी देखिएगा छोटे छोटे जो पुराने कुछ नाम है उनको याद कर लीजिए, कौन कौन से क्षेत्र और भी यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए, ठीक है, देखिएगा तो मैं बता रहा था आपको कि सामंत सरना क्या है, बुर्जा टीला क्या है, रानी पोखरा क्या है, उराव टोला क्या है और ब्रह्मा मंदिर क्लियर किया हमने। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा पखना कोठी, हर्रा टोला, जुबा क्षेत्र, ये सभी पुरातात्विक क्षेत्र में शामिल होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगर एक एक कर लाइन पर अगर हम बात करें, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे पखना कोठी जो है, याद रखिएगा इसमें जो है कई पुरातत्व, एक प्राचीन टीला क्षेत्र है पखना कोठी क्षेत्र, जैसे नाम से पता चल रहा है पखना कोठी,
ठीक है, पखनाओं का अवशेष जो है, कई बार पखना मतलब पत्थरों का अवशेष याद रखिएगा, ठीक है। तो वहां पर जो है कई ऐसे अवशेष आपको मिलेंगे, पखना कोठी के नाम से जाना जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यह जो क्षेत्र है गेऊर नदी के किनारे बसा हुआ ओकरा के समीप है। यहाँ पर एक नदी है, याद रखिएगा, गेऊर नदी, उसके समीप है आपका पखना कोठी, याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा दूसरा है आपका हर्रा टोला बेसलर क्षेत्र, ठीक है। तो हर्रा टोला के लिए याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है ये राजपुर और कुसमी मार्ग पर, राजपुर से कुसमी की तरफ जाएंगे तो यहीं पर है आपका हर्रा टोला क्षेत्र, ठीक है। हर्रा टोला क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। और याद रखिएगा इसकी खास बात क्या है यहाँ पर, तो जब यहाँ पर जो है ना एक व्यक्ति है जीएल रायकवार, ठीक है, जीएल रायकवार जब यहाँ पर साफ सफाई करा रहे थे तो याद रखिएगा यहाँ से शिवलिंग प्राप्त हुआ था, ठीक है। यही हर्रा टोला जो क्षेत्र है, बेसलर जो गांव है, यहाँ पर साफ सफाई कराने पर जो है, ठीक है, रायकवार को जो है एक शिवलिंग का जो है पूरा का पूरा क्षेत्र प्राप्त हुआ, मंदिर का अवशेष जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। और जब उसको हटाया गया तो पता चला कि वो 7वीं से 8वीं शताब्दी का क्षेत्र है, यानी वहां पर जो प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, अवशेष जो है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी का प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा हर्रा टोला क्षेत्र एक पुरातत्व क्षेत्र है, ठीक है। उसी प्रकार जुबा क्षेत्र की बात करें, याद रखिएगा, जुबा या जोबा बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। तो यह जो क्षेत्र है ये रामानुजगंज तहसील के अंतर्गत आता है। और याद रखिएगा यहाँ पर एक पूरा का गढ़ी है, ठीक है, यानी एक पहाड़ है, याद रखिएगा, एक पूरा पहाड़ है। और ये पहाड़ जो है पूरा उजड़, जैसे पहाड़ होता है ना उजड़ खंडर जैसा, वैसा पूरा का पूरा गढ़ी जैसा दिखने वाला एक पहाड़ है, याद रखिएगा, ठीक है, जुबा क्षेत्र, ठीक है। और अंत में याद रखिएगा नागेश्वर मंदिर, ठीक है, नागेश्वर मंदिर जो है कुसमी तहसील के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, नागेश्वर मंदिर कुसमी तहसील के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा, एक पुरातात्विक है और साथ ही साथ धार्मिक क्षेत्र है, ठीक है। अब इसके बाद एक और देखिएगा पॉइंट पर थोड़ा सा क्लियर रखिएगा कि ये है आपका रामचंद्रपुर, ठीक है। और रामचंद्रपुर के पास याद रखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो रामानुजगंज का जो क्षेत्र है और रामचंद्रपुर का जो क्षेत्र है, अगर आप देखेंगे तो इसका जो अंतिम बिंदु आता है, यहाँ पर जो अंतिम बिंदु है, याद रखिएगा, जिसको आपने पहले भी याद रखा है, सुंदरी गांव, ये बलरामपुर का सबसे उत्तर बिंदु है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बलरामपुर का सबसे उत्तर बिंदु क्या कहलाता है? सुंदरी गांव, जो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तर बिंदु है। इसके अलावा याद रखिएगा कि बलरामपुर जिले के अंतर्गत से जो है आपका कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री गुजरता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा लंबाई जो है बलरामपुर में मिलती है कर्क रेखा की, ठीक है। तो ये 3-4 मुख्य बिंदुओं पर आप डिस्कस करेंगे, जो ध्यान रखेंगे आप इसमें कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब वाटरफॉल की बात करते हैं, तो देखिएगा कौन कौन से वाटरफॉल है यहाँ पर। तो सबसे पहले याद रखिएगा जलप्रपात, पहला है आपका पवई, पवई जलप्रपात याद रखिएगा, चनान नदी पर है। दूसरा है कोठली जलप्रपात, यह आपका कन्हार नदी पर है, ठीक है। पवई जलप्रपात और कोठली जलप्रपात दो मुख्य जलप्रपात हैं, हालांकि और भी जलप्रपात हैं, याद रखिएगा, लेकिन मुख्य रूप से जो है दो को आपको याद रखना है, एक पवई जो कि चनान नदी पर है, दूसरा कोठली जलप्रपात जो कि आपका कन्हार नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इस क्षेत्र में अगर और वाटरफॉल की बात करें, ठीक है, तो याद रखिएगा वेनगंगा, झरिया जलप्रपात, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है दो गुफा भी है, याद रखिएगा, इन क्षेत्र में दो गुफाएं हैं। एक है आपका गुफा में घिरिया तला गुफा और दूसरा है अर्जुनगढ़ गुफा। और दोनों के दोनों जो है कौन से पहाड़ में है? आरा पहाड़, आरा पहाड़ में ये गुफा है, घिरिया लता याद रखिएगा गुफा, और अर्जुनगढ़ की गुफा याद रखिएगा, दो गुफाएं यहां पर हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटरफॉल में एक और वाटरफॉल याद रख लीजिएगा, झिरिया जलप्रपात है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत हमने पढ़ा पर्यटन, ठीक है। पर्यटन के रूप में जो है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तातापानी, डिपाडी, सेमरसोत, गम्हारडीह पुरातात्विक स्थल में, पखनाकोटी, हर्रा टोला, जुबा, ठीक है।
उसके अलावा जो है आपको याद रखना है डीपाडी के पास जो है 5 प्राचीन मंदिर समूह जो है उनको याद रखिएगा। नागेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कुसमी तहसील के अंदर आता है, याद रखिएगा। ठीक है। इसी के बाद आपको याद रखना है कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है यहाँ की। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भौतिक संरचना के आधार पर जो है यहाँ पर क्या क्या प्राप्त होता है, किस प्रकार की संरचना है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है आपको याद रखना है कि यहाँ का प्रशासनिक स्थिति क्या है। ठीक है। तहसीलों की संख्या कितनी है, और अंत में जो है हमने इसको डिस्कस किया है, याद रखिएगा, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे इस पे। ठीक है। कल पढ़ेंगे हम लोग जसपुर के बारे में। कल हम जसपुर को डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। ठीक है।